सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर पत्ता, हर नदी और हर इंसान सब एक ही धागे से बंधे हुए हैं। आज की जो कहानी है वो इसी जुड़ी हुई दुनिया की है। तो कहानी शुरू होती है एक राजा के सुनहरे लेकिन खतरनाक सपने से। उसकी बस एक ही धुन थी, सोना। जंगल को साफ करके एक नया शहर बनाना है, इतना सोना कि मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाऊं। पर यह चाहत असल में एक बहुत बड़े टकराव की शुरुआत होने वाली थी। चलिए, तो पहले अध्याय पर आते हैं। कांच का एक सपना। राजा का वो सपना जिसकी कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ने वाली थी। अब देखिए, राजा की महत्वाकांक्षा कोई छोटी मोटी नहीं थी। एक शानदार कांच का शहर बनाना, राज्य को सोने से भर देना और हाँ, दुनिया का सबसे अमीर राजा कहलाना। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? सीधा हुक्म दे दिया सारे लकड़हारों को कि जाओ और पूरा जंगल साफ कर दो। लेकिन तभी एक आवाज उठी। एक लड़के एरन ने अपने पिता को रोका। उसने कहा, पिताजी, ये सरासर गलत है। एक शहर के लिए पूरा जंगल काट देना? अरे, जंगल ही तो हमारी जिंदगी है। और बस यहीं से एक आवाज उठी जो प्रकृति के लिए लड़ने वाली थी। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग सोच, दो दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ था जादूगर जलादीन, जो बड़े घमंड से कहता था, मैं तो प्रकृति से भी परे हूँ, ये शहर मेरा सपना है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो एरन, जिसका सीधा सा मानना था, पूरे जंगल को काटना सही नहीं है। अरे, यही तो हमें बारिश देते हैं, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा देते हैं। और जलादीन का जो अहंकार था ना, वो उसकी बनाई चीजों में साफ झलकता था। उसने नकली बगीचे बना डाले, ऐसे जादुई फव्वारे जो खुशबू तो बिखेरते थे पर उनमें जान नहीं थी। वो अकड़ कर कहता, देखो देखो मैंने क्या बनाया है। पर सच तो वही था जो एरन समझता था, कि आप चीजों को प्रकृति जैसा दिखा सकते हैं पर उन्हें असल में प्रकृति बना नहीं सकते। चलिए, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां जंगल खुद अपनी आवाज उठाता है और हमारे हीरो को मिलती है एक नई उम्मीद। और यही कहानी में एंट्री होती है एलेना की। मजे की बात यह है कि वो जलादीन की ही शिष्या है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल अलग है। वो मानती है कि जादू का इस्तेमाल प्रकृति के लिए होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। वो ईरान से आकर मिलती है और कहती है, तुम्हारी तरह मैं भी नहीं चाहती कि ये जंगल बर्बाद हो। एलेना अकेली नहीं आई थी। वो अपने साथ एक बहुत ही रहस्यमयी औषधि लाई थी, आयुर्वेस्का। उसने समझाया, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये इंसान के दिमाग के ताले खोल देती है और वो राज सामने लाती है जिसे जानना बेहद जरूरी है। और हाँ, यही औषधि सब कुछ बदलने वाली थी। तो जैसे ही उन्होंने आयुर्वेस्का पी, मानो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें एक ऐसा सच दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा था। एक आवाज गूंजी, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। और इस विजन से एक बहुत गहरी समझ पैदा हुई। एरन और एलेना ने एक बहुत बड़ी बात महसूस की कि अगर हम सब प्रकृति का ही हिस्सा हैं, अगर ये धरती हमारे अंदर है, तो फिर उसे चोट पहुंचाने का मतलब तो खुद को ही चोट पहुंचाना हुआ, है ना? ठीक है, तो अब वो दोनों इस गहरी सच्चाई को तो जान गए थे, पर सवाल ये था कि वो इसे दुनिया के सामने साबित कैसे करेंगे। और बस यहीं से शुरू हुई सच्चाई की असली परीक्षा। तो वो लोग एक बड़ा ही क्लेवर प्लान लेकर राजा के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज, कांच के शहर से पहले क्यों ना एक छोटा सा कांच का गुम्मद बनाया जाए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। उसमें हम 10 लोगों को रखकर देखते हैं कि बिना प्रकृति के उनका होता क्या है। और इस एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे आए ना, वो हैरान कर देने वाले थे। जब वो 10 वॉलंटियर्स अंदर गए तो बहुत खुश थे, जोश से भरे हुए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में वो मुरझाने लगे। अंदर धूप तो थी, पर उसमें वो असली वाली गर्माहट नहीं थी। असली सूरज और ताज़ी हवा के बिना वो लोग सचमुच कमज़ोर पड़ने लगे। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एरन ने राजा को समझाया, महाराज, जब हम मौसम का चक्र छीन लेते हैं ना, तो असल में हम जिंदगी का चक्र छीन रहे होते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के नियमों से ही तो बना है। इस एक एक्सपेरिमेंट ने राजा की आंखें पूरी तरह खोल दी। उसने अपनी गलती मानी और सबके सामने ऐलान किया, मैं कांच के शहर से जुड़ा हर काम रोकने का आदेश देता हूँ। आज से हम कभी भी प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करेंगे।
लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, जलालुद्दीन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब बारी थी प्रकृति के असली सबक की, एक आखिरी टकराव की। राजा के इस फैसले से जलालुद्दीन तो जैसे गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने क्या किया? उसने राजा को ही अगवा कर लिया और उसे उत्तरी पहाड़ों के पार एक खुफिया सुनसान मीनार में ले जाकर कैद कर दिया। अब एरन और एलेना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो राजा को ढूंढे तो ढूंढे कैसे? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो मीनार आखिर है कहाँ। और एक बार फिर जवाब उन्हें प्रकृति से ही मिला। एलेना को एक आइडिया आया। उसने कहा, काई वाले पेड़ को ढूंढो। क्यों? क्योंकि काई हमेशा पेड़ के दक्षिण की तरफ उगती है। इसका मतलब उसकी ठीक उल्टी दिशा उत्तर थी। कमाल है ना? प्रकृति का ज्ञान ही उनका कंपस बन गया। जब वो लोग मीनार पर पहुंचे तो जलालुद्दीन का अहंकार 7वें आसमान पर था। वो जोर से चिल्लाया, हा हा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और फिर प्रकृति ने खुद जवाब दिया। जैसे ही जलालुद्दीन ने अपनी छड़ी घुमाकर एक नकली जादुई तूफान बनाया ना, आसमान से एक असली, कहीं ज्यादा शक्तिशाली तूफान उतर आया और उसके घमंड को, उसके जादू को, सबको उड़ाकर ले गया। प्रकृति ने अपने दुश्मन को खुद ही हरा दिया। और इसी के साथ हम कहानी के आखिरी और सबसे गहरे सबक पर पहुंचते हैं, वो ये कि हम ही ब्रह्मांड हैं। तो आखिर में सबक बिल्कुल साफ है। जैसा कि ये कहानी हमें याद दिलाती है, याद रखना, हम सिर्फ ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, हम ही ब्रह्मांड हैं। हम सब जुड़े हुए हैं। मतलब जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो असल में हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस जुड़ाव को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे याद रख सकते हैं।